everyone, this side C. Sonali Jindal. We are starting a new series on Elite IS, that is last minute revision series for the prelims 2024. In this, we will take up the topics that has the highest probability to come in the exam. And this is our first lecture, that is on international organizations. So this is our first lecture on international organizations. We are starting with United Nations. United Nations जो है largest जो है मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 193 नेशंस हैं और ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टैब्लिश हुआ। अगर हम इसकी फॉर्मल बॉडी देखते हैं, फॉर्मल बॉडी जो कि लीग ऑफ नेशंस थी, जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सेटअप की गई थी, लेकिन लीग ऑफ नेशंस जो है वर्ल्ड वॉर 2 को होने से प्रिवेंट नहीं कर पाया, तो हमने फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशंस को स्टैब्लिश किया। अब यूनाइटेड नेशंस के अंदर 6 मेजर बॉडीज हैं। 6 मेजर बॉडीज में सबसे इंपॉर्टेंट है उनका, दैट इज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर मोस्ट ऑफ द डिसीजन जो है सिंपल मेजॉरिटी से लिए जाते हैं, लेकिन बहुत 3 डिसीजंस हैं, बहुत ही कम डिसीजंस, जो 3 डिसीजंस हैं वो जो है हम 2/3 मेजॉरिटी से लेते हैं। अब 2/3 मेजॉरिटी के अंदर कौन कौन से डिसीजन लिए जाते हैं? एक तो है जो भी पीस एंड सिक्योरिटी से लिंक्ड हो उस डिसीजन को, कोई न्यू मेंबर को एडमिशन करना हो तो भी 2/3 मेजॉरिटी लगेगी, और कोई भी बजटरी मैटर हो। तो यूनाइटेड नेशंस जो जनरल असेंबली है, इसी के अंदर जो नॉन परमानेंट 5 मेंबर्स के अलावा जो नॉन परमानेंट 10 मेंबर्स हैं यूएनएससी के अंदर, वो भी इसी से अपॉइंट किए जाते हैं। आईसीजे के जो जज है वो उनका के थ्रू ही अपॉइंट किए जाते हैं। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के अंदर यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल कमिटी, इसके बारे में 2022 के अंदर पूछा गया। ये जो क्रेडेंशियल कमिटी है, ये बेसिकली कोई भी मेंबर को एडमिट करने से पहले उसके क्रेडेंशियल्स चेक किए जाते हैं। तो ये जो फंक्शन है किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, दैट इज डन बाय यूएन क्रेडेंशियल कमिटी। तो उनका के बारे में जो बेसिक फैक्ट्स है ये आपको क्लियर होने चाहिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बॉडी है वो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। इसके अंदर जो है मेन जो फंक्शन है वो सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए इन द वर्ल्ड इसलिए किया जाता है। इसके अंदर जो है टोटल 15 मेंबर्स होते हैं एट ए टाइम। 5 जो है परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर का मतलब होता है कि अगर उन्होंने एक भी वोट अगर उन्होंने ऑपोजिट दे दी तो वो डिसीजन जो है उसको नहीं लिया जा सकता। तो उनका जो जो डिसीजन है वो इंपॉर्टेंट है। ये वीटो पावर जो है फ्यू ऑफ द डिसीजंस को ही एप्लीकेबल होती है। अब P5 के अंदर अगर हम देखते हैं कि कौन कौन सी मेंबर नेशंस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यूएस प्लस यूरोप से जो है 2 नेशंस आती हैं, यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। इसके अलावा आपको न्यूज के अंदर चाइना और रशिया इसके बारे में सुनने को मिलता होगा। चाइना इसलिए क्योंकि जब भी इंडिया किसी भी टेररिस्ट के ऊपर कोई सैंक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है तो चाइना अपनी वीटो पावर यूज करके उसको जो है नलिफाई कर देता है। उसी तरह रशिया यूक्रेन के दौरान रशिया के पास वीटो पावर होने के कारण हम रशिया के अगेंस्ट जो है इफेक्टिव डिसीजन नहीं ले पाए। इसके अलावा जो 10 मेंबर्स होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। ये किस तरह इलेक्ट किए जाते हैं, ये उनका के अंदर जो है वोटिंग होती है, उसके थ्रू ये 10 मेंबर्स यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं। यूएनएससी का आपको एक चीज और पता होना चाहिए, इट्स लीगली बाइंडिंग। और यूएनएससी के अंदर जो मतलब 15 मेंबर में से जो प्रिसाइड कौन करेगा, ये ईच मंथ जो है रोटेट किया जाता है। उसका प्रेसिडेंट वो अल्फाबेटिकली मैनर से किया जाता है। तो इस तरह के जो फैक्ट्स हैं वो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बॉडी आती है यूएन इकोसोक। इकोसोक का मतलब है इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। जो इकोनॉमिक सोशल काउंसिल है, ये जो रिसेंटली न्यूज के अंदर क्यों था, क्योंकि 2022 से लेकर 2024 तक इंडिया एज अ मेंबर इलेक्ट हुआ था इसके अंदर। और जो भी आपको स्पेशलाइज एजेंसीज पढ़ेंगे उसमें से मोस्टली जो है इसी के अंडर आती हैं, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक इसको डील करता है, ILO भी इसी के अंदर आती है, और इनफैक्ट जब आप पढ़ोगे यूनेस्को तो वो भी इसी के अंदर आती है। तो आपको पता होना चाहिए 2022 से लेकर 24 तक इंडिया जो एज अ मेंबर इलेक्ट हुआ था इन द इकोसोक। क्योंकि इस साल बहुत सारी नेशंस, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है इंडिया एज अ चेयरपर्सन जो है चेयर मेंबर इलेक्ट हुआ था, और एज अ मेंबर भी इलेक्ट हुआ था UNHRC के अंदर, इकोसोक के अंदर, और एज ए चेयरमैनशिप SCO के अंदर भी हुआ था, G20 के अंदर भी किया था। तो मे बी एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस आर चेयर्ड बाय इंडिया दिस ईयर। तो ये आपको लर्न कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है 3 जो ऑर्गेनाइजेशंस आपको पता नहीं चाहिए, 6 जो मेजर बॉडीज हैं UN की।
ट्रस्टीशिप काउंसिल, उसके बाद है आईसीजे और यूएन सेक्रेटरीट। जो आईसीजे है इसका जो कंपैरिजन है वो आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के साथ। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ये रोम स्टैट्यूट से आया था, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूएन, और ये 2001-2 के अराउंड किया गया था, और इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ इट। अगर आपने किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो है केस फाइल करना है फॉर द वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, तो वो कहाँ पे जाना पड़ेगा आपको? आईसीसी के पास। तो इंडिविजुअल के अगेंस्ट अगर केस है तो वो जाएगा आईसीसी के अंदर, अगर नेशंस के अगेंस्ट जाना है तो आईसीजे। तो आईसीजे के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर नेशन के अगेंस्ट जो है केस फाइल किया जाता है। तो ये हमने 6 मेजर बॉडीज के बारे में कुछ फैक्ट्स लर्न किए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना। इसके बाद आता है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूएन। अब ये जो है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज आपको क्यों पता होना चाहिए, 15 जो बॉडीज हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पास्ट ईयर में देखा गया है। एक स्टेटमेंट में दिया होता है कि इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन, ऑल्दो जो वो दी गई थी वो गलत स्टेटमेंट थी, लेकिन अगर आपको पहले से पता हो कि कौन कौन सी स्पेशलाइज्ड बॉडी है तो आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे, तो आपका ये क्वेश्चन एक सही करवा सकता है। तो आप एक बार इस जो भी बॉडीज हैं उनमें नजर मार लेना। इसमें जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है इसके बारे में हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, क्योंकि इनको ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता है और ये इंपॉर्टेंट और इंस्टीट्यूशंस हैं। इसके अलावा जो लास्ट है यूएनडब्ल्यूटीओ, इसको आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मत समझना, इट्स अ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि रशिया ने इसमें से रिसेंटली विड्रॉ किया था वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तो इससे एक बात क्लियर होगी, अगर इस तरह की स्टेटमेंट आती है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन, तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन। और अगर इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि रशिया इज अ पार्ट ऑफ इट, देन इट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि रशिया ने इससे जो रिसेंटली है विड्रॉ किया है। उसी तरह यूनेस्को भी न्यूज के अंदर था, क्योंकि पास्ट ईयर्स में यूएसए और रशिया ने इसमें से विड्रॉ किया था। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो भी न्यूज के अंदर रहती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आती है यूएनएचआरसी, इट्स अ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, क्योंकि इजराइल पैलेस्टीन वॉर और रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है, तो ये बॉडी थ्रू आउट न्यूज़पेपर के अंदर थी, और प्लस 2022 से लेके 2024 तक इंडिया एज अ मेंबर जो है इसके अंदर इलेक्ट हुआ था, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसको बोला जाता है हाई कमिश्नर फॉर द रिफ्यूजीज। अब इसके अंदर जो है आपको पता होना चाहिए कि 47 मेंबर नेशंस होते हैं। एक 47 मेंबर नेशंस होने के साथ साथ 47 मेंबर नेशंस होते हैं, एक तो ये पता होना चाहिए। और रिसेंटली ये किस किस कारण के कारण न्यूज में था, 2021 के अंदर इसके अंदर फर्स्ट टाइम एक स्पेशल सेशन किया गया, रशिया यूक्रेन वॉर के कारण एक स्पेशल सेशन किया गया, और ये फर्स्ट टाइम किया गया था। तो इस तरह की स्टेटमेंट आ सकती है कि फर्स्ट टाइम जो है स्पेशल सेशन अकर्ड इन 2021, तो आपको पता होना चाहिए 47 मेंबर नेशंस हैं। 2022 से लेकर 24 तक जो है इंडिया एज अ मेंबर इलेक्ट हुआ है, और रशिया को यहाँ से रिमूव किया गया है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक लिस्ट बना के अपने सामने लिख के रखिए कि जो इंडिया है कहाँ कहाँ मेंबर अपॉइंट हुआ है या कहाँ कहाँ चेयर कर रहा है इंडिया, और रशिया जो है कहाँ कहाँ से रिमूव किया गया है। अगर हम इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं, आप एक लिस्ट बना सकते हैं, अपनी नोटबुक पर लिख सकते हैं कि रशिया को कहाँ से रिमूव किया गया। फर्स्ट इज यूएनएचआरसी, स्विफ्ट, यहां से भी रशिया को रिमूव किया गया था, और रशिया खुद से जो है, और काउंसिल ऑफ यूरोप से। इसके अलावा रशिया ने खुद से कहां से विड्रॉ किया था, अभी हमने किया था यूएनडब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद रशिया जो है और कहां से रिमूव किया गया था, एफएटीएफ, दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये हम आगे कवर करेंगे। अब हमने कवर कर लिया है कि रशिया को, ये आप अलग से लिख के रख लीजिए कि कहां से रिमूव किया गया था, यूएनएचआरसी, स्विफ्ट, काउंसिल ऑफ यूरोप, एफएटीएफ, और खुद से जो है रशिया ने कहां से विड्रॉ किया, यूएनडब्ल्यूटीओ, दैट इज वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है G7। अब G7 जो है आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों फॉर्म किया गया था 1970s के अंदर, जब ऑयल क्राइसिस हुए थे। उसके बाद जो डेवलप नेशंस हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ताकि हम जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उससे टैकल कर पाए।
अब इसके अंदर कौन मेंबर्स हैं, एक तो पहले आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि 2009 के अंदर ये पूछा गया था। इनफैक्ट 2020 के अंदर रिसेंटली G20 के मेंबर नेशंस के बारे में क्वेश्चन पूछा, तो ये भी पूछा जा सकता है। अब G7 जो है ये फॉर्म हुआ, ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका में से यूएस और कनाडा आता है, यूरोप में से जो है 4 नेशंस आते हैं, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, और इधर से एशिया से आता है जापान। तो इस तरह आप लर्न कर सकते हो। अब 1997 के दौरान रशिया को भी ऐड किया गया, तो ये फॉर्म हुआ G8। लेकिन जब 2014 में रशिया ने क्रीमिया को नेक्स्ट किया तो उसको रिमूव कर देते हैं। अगेन ये जो बॉडी है G8 से G7 बन गई। तो G7 के आपको ये पता होना चाहिए कि मेंबर नेशंस कौन से हैं, क्यों फॉर्म हुआ था। ये पहले जो है एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह थी, लेकिन धीरे धीरे इसके जो एजेंडाज है वो वाइंडर अप हुए। अब इसके अंदर जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जाती है। लेकिन उसके बाद जब देखा जाता है कि 1997 के दौरान, 97-98 के दौरान, जब वर्ल्ड के अंदर एक एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस देखा गया, जब मेजर जो एशियन इकोनॉमीज हैं वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रही थी, उसके दौरान जो है डेवलप्ड इकोनॉमीज ने ये फील किया कि हमें डेवलपिंग नेशंस को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, बिकॉज द होल इकोनॉमी इज इंटीग्रेटेड, बिकॉज दिस वाज द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इसको देखते हुए एक G20 को क्रिएट किया गया, इसके अंदर डेवलपिंग नेशंस को इंक्लूड किया गया। अब इसको लर्न करने के लिए, क्योंकि 2020 के अंदर स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा गया है, अब नॉर्थ अमेरिका में जब हम देखते थे G7 के अंदर यूएस और कनाडा था, लेकिन G20 में मैक्सिको भी ऐड हो जाता है। साउथ अमेरिका में से ब्राजील और अर्जेंटीना आता है, और यूरोप में से वही है जो G7 के अंदर थे। अफ्रीका में से साउथ अफ्रीका, और वेस्ट एशिया के अंदर टर्की और सऊदी अरेबिया, रशिया, चाइना, एशिया में से इंडिया, और इधर से जापान, साउथ कोरिया, नीचे से इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। आपको कंफ्यूजन हो सकती है इंडोनेशिया को लेके, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। अगर आप मैप के थ्रू विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं तो आप बेटर जो है इसको मेमोराइज कर सकते हैं। और अगर आप G7 और G20 को एक कंपेयर करके लर्न करेंगे तो वो बेटर आप एलिमिनेट कर पाओगे। अब आप जो है एक रीजन वाइज कौन कौन सी कंट्रीज है उसी तरह आप इसको मेमोराइज करने की कोशिश करिए। अब G20 के अंदर हमने देखा एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जब डेवलपिंग नेशंस जो है इंक्लूड किए जाती हैं डेवलप्ड नेशंस के द्वारा, तो ये बेसिकली एक फाइनेंशियल जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनका एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म था। अब रिसेंटली जो है इंडिया ने इसको चेयर किया। अब उसका लोगो जो है इंडिया ने ये बनाया। अब इसके अंदर जो लोगो के अंदर आप देख सकते हो लोटस, जिस तरह एक लोटस फ्लावर एक कीचड़ के अंदर होता है, मतलब एक ये दिखाता है कि ग्लोबल चैलेंजेस जो है फेस किए जा रहे हैं बाय द अर्थ, और ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि हमें जो है ग्लोबल यूनिटी के ऊपर फोकस करना है। और इनफैक्ट इंडिया ने इसका जो थीम है वासुदेव कुटुंबकम बनाया। अब आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए कि वासुदेव कुटुंबकम जो है कहाँ से लिया गया है, क्या सोर्स है, हमारे एशियन जो जो भी स्क्रिप्चर्स हैं कहाँ पे इसको यूज किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। अब इसके बाद आता है ट्रोइका। ट्रोइका क्या होता है, जैसे हम मैंने कहा कि इंडिया जो है इसको करंटली चेयर कर रहा है। इंडिया के बाद जो है ये ब्राजील के पास जाएगी इसकी चेयरमैनशिप। इससे पहले जो है इंडोनेशिया के पास थी। इसी को बोला जाता है ट्राइका, क्योंकि G20 का या G7 का कोई सेक्रेटरीट नहीं है, तो एज ए ट्राइका जो है सेक्रेटरीट का लाइक रोल प्ले करता है। तो आपको ट्राइका की नॉलेज होनी चाहिए। और इनफैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ट्राइका इज रिलेटेड टू, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड भी G20 का ही है, क्योंकि G20 जो है मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी फोकस करता है। अब अगर हम देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए हमने IMF भी क्रिएट किया था यूएन के अंदर, जो कि स्पेशलाइज एजेंसी है। अब G20 जो है एक सिर्फ 20 नेशंस का ग्रुप है, लेकिन यूएन के अंदर जो है 193 मेंबर नेशंस हैं। अब इतनी सारी मेंबर कंट्रीज जब होती हैं तो एक डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। तो हमने जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन जितनी छोटी होंगी उतनी ज्यादा जो है बेटर डिसीजन एफिशिएंट होगा और जल्दी लिया जा सकेगा। अब इसके बाद आता है कॉमन फ्रेमवर्क। कॉमन फ्रेमवर्क 2021 या 2022 के अंदर पूछा गया कि ये किसका है। कॉमन फ्रेमवर्क बेसिकली न्यूज में इसलिए था क्योंकि G20 और पेरिस क्लब ये दोनों ने मिलके जो है श्रीलंका के लिए जो डेट क्राइसिस क्रिएट हुआ था वहां पे इसको डील करने के लिए कॉमन फ्रेमवर्क होता है। तो आपको पता होना चाहिए कॉमन फ्रेमवर्क किसका है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, दोबारा भी रिपीट हो सकता है। और इसीलिए आपको पता होना चाहिए पेरिस क्लब, ये भी न्यूज के अंदर था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इट्स अ इनफॉर्मल ग्रुप।
डेट जो सिचुएशन है उससे डील करने के लिए रिसेंटली न्यूज के अंदर था। इसका इंडिया और चाइना पार्ट नहीं है, लेकिन चाइना और इंडिया पार्ट नहीं है, बट रशिया और यूएसए इसका पार्ट है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद आता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि यहाँ से रशिया को रिमूव कर दिया गया था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाया किसने था? G7 मेंबर नेशंस ने। कब बनाया था? 1989 के अंदर। अब ये क्यों, किस चीज से डील करता है? मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से। ये आपको किस तरह न्यूज के अंदर दिखता है? जो भी आप ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट के बारे में सुनते हैं वो इसी के अंदर आती है। ब्लैक लिस्ट का क्या मतलब है कि एक्शन लेना पड़ेगा, कॉल फॉर एक्शन। और ग्रे लिस्ट का मतलब है मॉनिटरिंग की जरूरत है। और ये पता होना चाहिए कि रशिया को इससे रिमूव किया गया है। तो एफएटीएफ के द्वारा ये बनाया गया। जो एफएटीएफ जो है G7 ने बनाया, 1989 में बना, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से डील करता है। ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज बिम्स्टेक। बिम्स्टेक जो है, आप इसको सार्क के कंपैरिजन से इसके मेंबर्स याद करिए। पहले तो इसके फुल फॉर्म पता होना चाहिए, उससे भी आप काफी हद तक इसके गेस्ट वर्क कर सकते हैं। दैट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। सो बेसिकली यहाँ पे हम बे ऑफ बंगाल पर फोकस कर रहे हैं। तो जो भी कंट्रीज बे ऑफ बंगाल से सराउंडिंग है वही इसके मेंबर नेशंस होंगी। लेकिन इसमें जो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा वो दैट विल बी नेपाल एंड भूटान। ये दोनों जो है इनको सराउंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टिल इसके जो है ये मेंबर्स हैं, नेपाल और भूटान। तो इसके मेंबर नेशंस को आप लर्न करने के लिए पहले आप सार्क के जो है मेंबर्स याद करिए। इसको लर्न करने के लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, एमबीबीएस पेन, एम फॉर मालदीव्स, बी फॉर भूटान, बी फॉर बांग्लादेश, एस फॉर श्रीलंका। पेन इज वेरी इजी। एज इंडिया के लिए पेनफुल सबसे ज्यादा क्या है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, लास्ट इज नेपाल। तो एमबीबीएस पेन के साथ आप सार्क को लर्न कर सकते हैं। और जब आप सार्क के बाद बिम्स्टेक लर्न करेंगे तो उसकी ट्रिक ऐसे लर्न करिए कि जो सार्क के मेंबर्स हैं उसमें से आपको मालदीव्स माइनस करना है। आप देख सकते हैं कि इसका मेंबर नहीं है मालदीव्स, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और इनफैक्ट जो बिम्स्टेक है उसकी सबसे ज्यादा जरूरत ही इसीलिए है क्योंकि जो पाकिस्तान है इज द रीजन जो सार्क जो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रही है। और इनफैक्ट जो राजा मोहन जी हैं उन्होंने ये बात कही थी कि पाकिस्तान इज द कैमल, जिसकी वजह से पूरा कारवां जो है सार्क का वो नहीं मूव कर पा रहा है। इसलिए हमें बिम्स्टेक की ज्यादा जरूरत है। और इनफैक्ट इन द रिसेंट रिपोर्ट अगर हम ट्रेड देखते हैं इन द साउथ एशिया इज द लोएस्ट वन, दैट इज ओनली अराउंड 3%। तो हमें ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। तो सार्क का एक इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव हो सकता है बिम्स्टेक। तो इसको लर्न करने के लिए सार्क के अंदर हमें मालदीव्स, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को माइनस करना है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ कंट्रीज जो हैं, दो कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया की भी ऐड होती हैं, दैट इज म्यांमार प्लस थाईलैंड। तो बिम्स्टेक की इसलिए भी इंपॉर्टेंस है कि ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ भी ये जोड़ती है, क्योंकि दीज बोथ नेशंस आर आल्सो पार्ट ऑफ एशियान। एशियान हम आगे डिस्कस करेंगे कि उसके मेंबर्स क्या हैं। तो आपको लर्न करना है कि सार्क क्या है। एमबीबीएस पेन, एम फॉर मालदीव्स, बी फॉर भूटान, बांग्लादेश, एस फॉर श्रीलंका। पेन सबसे ज्यादा क्या है इंडिया के लिए? पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। अब जब सार्क में से आप सब माइनस कर दोगे मालदीव्स, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और ऐड कर दोगे म्यांमार और थाईलैंड, तो क्या आ जाएगा? बिम्स्टेक। ये आपको मेंबर नेशंस को लर्न करने के लिए करना है। अब अगर हम देखते हैं कि इनमें डिफरेंस, सार्क कब स्टैब्लिश हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 1985 के अंदर। बिम्स्टेक स्टैब्लिश हुआ था 1997 के अंदर। अब जो सार्क है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है?
इट्स इन नेपाल, काठमांडू। और जो बिम्स्टेक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ढाका इन बांग्लादेश। और ये जो है बैंकॉक डिक्लेरेशन से सेटअप हुआ था। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो बिम्स्टेक और सार्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउ ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है 2009 के अंदर ये ब्रिक था। 2010 के अंदर जब साउथ अफ्रीका ऐड हुआ तो इसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक बनाया गया। अब इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं, इसके अंदर चाइना है, इंडिया और रशिया, तीन मेजर, और इनफैक्ट दो तो P5 से हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये जो है 5 मेंबर कंट्रीज थी ब्रिक्स के अंदर। अभी लेकिन रिसेंट के अंदर ये 5 मेंबर नेशंस जो है ऐड हुई हैं, तो ये 5 से 10 मेंबर बॉडी हो चुकी है। कौन कौन से मेंबर्स ऐड हुए हैं? इजिप्ट, यूथोपिया। आप इसको लर्न करने के लिए हमेशा ये सोचिए कि अफ्रीका में से पहले सिर्फ साउथ अफ्रीका था, अब न्यू जो दो ऐड हुई हैं, इजिप्ट और इथोपिया ऐड हुआ है। और वेस्ट एशिया में से कोई भी मेंबर नेशन नहीं थी, अब ऐड हुए हैं ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। और इनफैक्ट दिस इज इम्पोर्टेंट कि जो सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों इसमें ऐड हुए हैं, क्योंकि न्यूज के अंदर हम समझते हैं कि ईरान और सऊदी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। इट मीन्स जो वेस्ट एशिया के अंदर कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी आ रही है। इनफैक्ट अब्राहम अकॉर्ड आपने सुना होगा, जो यूएई इजराइल के अंदर था। तो जो वेस्ट एशिया के अंदर जो न्यू न्यू एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, इसके कारण हमें पता चल रहा है कि वेस्ट एशिया के अंदर समवेयर वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी। तो ब्रिक्स के अंदर आपको 5 मेंबर नेशन जो न्यू ऐड हुए हैं वो लर्न होने चाहिए, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। और इनफैक्ट प्रीवियस ईयर के अंदर 2014 में पूछा गया था, जो फोर्टिलीजा है 2014 में आई थी, ये 2016 के अंदर पूछा गया। फोर्टिलीजा डिक्लेरेशन से यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये क्यों बनाया गया था? बेसिकली न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है वर्ल्ड बैंक का, क्योंकि वर्ल्ड बैंक किसमें फोकस करता है? डेवलपमेंट के अंदर। उसी तरह न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये ब्रिक्स के अंदर बनाया गया। अब ये क्यों जरूरत है? क्योंकि वर्ल्ड बैंक के अंदर जो है यूनाइटेड नेशंस के सारे मेंबर्स का ओपिनियन मैटर करेगा, तो एक डिसीजन लेना डिफिकल्ट हो जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में सिर्फ ब्रिक्स के मेंबर रोल प्ले करेंगे। और इनफैक्ट ये समवेयर जो एशियन डेवलपमेंट को शो करता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक पता होना चाहिए, फोर्टिलीजा डिक्लेरेशन से आया है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक भी न्यूज के अंदर था, क्योंकि इसके अंदर भी न्यू मेंबर्स ऐड हुए हैं। उसको लर्न करने के लिए आप BEU2 इस तरह लर्न कर लीजिए। BEU2 का मतलब है, जो B का मतलब है बांग्लादेश, E का मतलब है इजिप्ट, U2 का मतलब है उरुग्वे और यूएई। तो ये 4 जो नेशंस ऐड हुए हैं ये आपको पता होना चाहिए। ब्रिक्स मतलब बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर था, तो इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है एशियन। एशियन जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर जो ग्रुपिंग है उसको बोला जाता है। इसके आप मेंबर नेशंस देख सकते हैं, ये मैप मैंने इंक्लूड किया है। इसको लर्न करने के लिए जो एक ट्रिक है वो आप लर्न कर सकते हो। टीवी क्लिप MBBS। T for Thailand, V for Vietnam, C for Cambodia, L for Laos, I for Indonesia, P for Philippines, M for जो है आप इससे लर्न कर सकते हो मलेशिया है। B से बर्मा, बर्मा जो है म्यांमार को बोला जाता था। B से आ जाता है ब्रुनई, S for सिंगापुर। तो टीवी क्लिप MBBS ये ट्रिक है टू लर्न एशियन मेंबर नेशंस। अब इसको आपको क्यों लर्न होना चाहिए? क्योंकि प्रीवियस ईयर में RCEP पूछा गया था, और ईस्ट एशिया फोरम अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है। ईस्ट एशिया फोरम क्या है? जो एशियन है उसके 10 मेंबर नेशंस के साथ साथ 8 और हैं। 8 को लर्न करने के लिए आप समझ सकते हो कि जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें से क्या आएगा? US, कनाडा। उसके बाद हम एशिया से चाइना, इंडिया, उधर से जापान, साउथ कोरिया। सदर्न हेमिस्फेयर से आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये बेसिकली 18 मेंबर नेशंस की एक ग्रुपिंग है। एशियन के 10 आप लर्न कर सकते हो, टीवी क्लिप MBBS। और 8 जो है US, कनाडा,
इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। आप इसी जो है फॉर्म में इसको लर्न करिए, क्योंकि आपको इससे याद करने में इजी हो जाएगा और एलिमिनेट कर पाओगे। अब आरसीईपी जो है ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। इकोनॉमिक पार्टनरशिप बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ, इट्स अ स्टेप हेड टू द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ताकि हम ट्रेड इंक्रीज कर पाए इसलिए। लेकिन रिसेंटली इंडिया ने इसको साइन नहीं किया था, लेकिन इंडिया जो है डिस्कशन का पार्ट था। अब 5 इसीलिए है। अगर हम देखते हैं इसके अंदर आपको जो 18 याद किए हैं, आप यूएस को हटा दीजिए, सॉरी इसमें यूएस और कनाडा नहीं है, यूएस और रशिया है। इसमें आप यूएस हटा दीजिए और रशिया हटा दीजिए। इसके अलावा 6 बचते हैं, उसमें इंडिया ने विड्रॉ किया था, तो बाकी के 5 तो आप इसी फॉर्म में याद करिए तो आपको इजी हो जाएगा। तो एशियन के अंदर टीवी क्लिप एमबीबीएस, और ईस्ट एशिया फोरम के अंदर 8 मेंबर्स और हैं, यूएस, रशिया, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। और आरसीईपी के अंदर 5 हैं, जिसमें रशिया और यूएस को हटाने के बाद इंडिया ने विड्रॉ कर लिया था, तो बाकी के 5 जो है इसके पार्ट हैं। तो एशियन आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मेंबर नेशंस हैं। और इनफैक्ट प्रीवियस ईयर के अंदर इसके जो कैपिटल्स है उसका जो है नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए पूछा गया है। तो आप इन रीजन को न्यूज के अंदर, क्योंकि ये रहता है, ऑल्दो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्लेसेस इन न्यूज देखेंगे तो वहां पे मैक्सिमम चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे, बट ये मैप पे आप जरूर देखिए, क्योंकि ये जो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, इंपॉर्टेंट रीजन है, इंपॉर्टेंट साउथ चाइना सी भी यहीं पे है, जो कि न्यूज के अंदर रहता है चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट के कारण। और इसके कैपिटल्स का एक नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट ये अरेंजमेंट जरूर देख लीजिए आप। और साथ साथ ईस्ट एशिया फोरम और आरसीईपी के मेंबर नेशंस भी आप लर्न कर लीजिए। So moving to next organization, that is SCO. SCO's full form is Shanghai Cooperation Organization. Initially, it was called as Shanghai 5. Shanghai 5 क्यों? क्योंकि पहले 5 ही मेंबर्स थे, उसको लर्न करने के लिए चाइना प्लस रशिया, और जो 3 मेंबर्स थे वो थे सेंट्रल एशिया के स्क्वायर, दैट इज किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान। इसके अलावा ताजिकिस्तान। सो बेसिकली ये 5 मेंबर्स थे। उसके बाद लेटर ऑन उज्बेकिस्तान ऐड हुआ। सो 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान। और अस्ताना समिट जो 2017 के अंदर हुई थी, इसमें जो है पाकिस्तान और इंडिया ऐड हुआ एज अ फुल टाइम मेंबर। तो इट्स अ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, जिसके अंदर चाइना रशिया भी है, जो कि 2 P5 हैं, और इंडिया और पाकिस्तान भी इसके मेंबर्स हैं। और सेंट्रल एशियन मेंबर्स को याद करने के लिए ऑल सेंट्रल एशियन मेंबर्स एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान। तो एससीओ के ये मेंबर्स हैं जो आपको लर्न होने चाहिए। पहले शंघाई 5 था, फिर लेटर ऑन जो है ये बिगर ऑर्गेनाइजेशन बनी, तो इसका नाम एससीओ पड़ गया। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रैट्स प्लेटफॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। रैट्स जो है एंटी टेररिज्म है, तो ये पूछा जा सकता है कि जो रैट्स है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। अभी रिसेंटली ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया ने फर्स्ट टाइम इसकी चेयरमैनशिप जो है एक एज अ हेड किया था, एज अ चेयरमैन। अब इसकी इस चेयरमैनशिप के दौरान जो है कौन सी समिट हुई थी, समरकंद समिट के दौरान इसको चेयरमैनशिप मिली थी। तो समरकंद डिक्लेरेशन पूछा जा सकता है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पूछा जा सकता है कि किसके साथ रिलेटेड है, रिसेंटली सीन इन द न्यूज। और जो हमारा काशी शहर है वाराणसी, उसको फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ एससीओ जो है डिक्लेयर हुआ। तो ये आपके लिए आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है काशी प्लेस। और इट्स यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो शैविज्म है या वैष्णविज्म है, तो ज्यादातर यहाँ पे शैविज्म है। तो आर्ट एंड कल्चर का ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और अभी रिसेंटली इसके अंदर न्यू मेंबर ऐड हुआ है, वो है ईरान। अब ईरान के ऐड होने से तो इसका मतलब वेस्ट एशियन मेंबर भी इसके अंदर ऐड हो चुका है। तो ये 2 करंट अफेयर्स के कारण ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके मेंबर्स क्लियर होना चाहिए पहले तो, फिर उसके बाद आपको पूछा जा सकता है समरकंद डिक्लेरेशन, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, ईरान जो है न्यू मेंबर बना है, ये क्लियर होना चाहिए। और इंडिया किस समिट के थ्रू ऐड हुआ था, अस्ताना समिट।
नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। ये न्यूज के अंदर था क्योंकि ये रिसेंटली फॉर्म हुई है। किसने बनाई है? US लेड है ये। अब अगर हम देखते हैं कोविड-19 के दौरान ये जो है सब सारे वर्ड के सामने आया कि जो सप्लाई चेन है वो बहुत डिसेंट्रलाइज नहीं है, समवेयर सेंट्रलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं हम। जैसे सिलिकॉन जैसे प्रोडक्ट जो कि सेमीकंडक्टर के लिए चाहिए होते हैं, उसकी जो डिपेंडेंसी है वो ताइवान के ऊपर है। ताइवान मीन्स चाइना के ऊपर है। चाइना जो है मेजर सप्लाई चेन को कंट्रोल कर रहा है। और इनफैक्ट अगर हम देखते हैं, हमने पहले डिस्कस किया था कि जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का वाला रीजन है वहां से मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो है वो होता है। अब जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वो साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट के कारण चाइना की यहाँ पे जो है एक सॉर्ट ऑफ ऑटोनॉमी की तरह है, क्रिएट हो रही है ऑटोक्रेसी। तो IPEF को बनाया गया US द्वारा ताकि हम जो सप्लाई चेन को जो है उसको डिसेंट्रलाइज कर सकें और जो कंट्रोल है बाय द वन ऑफ द कंट्री उसको कम किया जा सके। तो इसके 4 पिलर्स आए। फर्स्ट चीज आपको पता होना चाहिए, इट्स इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म। ये पूछा जा सकता है IPEF में भी ये स्टेटमेंट दे दे कि इट्स अ मिलिट्री अलायंस, इसका मिलिट्री के साथ कोई लिंक नहीं है। और IPEF के अंदर जो 4 पिलर्स हैं, फर्स्ट ट्रेड है, ट्रेड, फर्स्ट पिलर इज ट्रेड, नेक्स्ट इज सप्लाई चेन, थर्ड पिलर इज क्लीन इकोनॉमी। क्लीन इकोनॉमी मीन्स वी आर लाइक वी वांट टू मूव टू डीकार्बनाइजेशन। जो बेसिकली ई व्हीकल्स है उसको प्रमोशन की तरफ जो है ई क्लीन इकोनॉमी आ जाएगा। लास्ट इज फेयर इकोनॉमी। फेयर इकोनॉमी मीन्स जो टैक्सेशन पॉलिसी होती है, जिस तरह किसी भी कंट्री के अंदर टैक्स जो है मेजर रेवेन्यू हो जाता है फॉर द गवर्नमेंट, बट अदर जो गवर्नमेंट है, किसी और कंट्री की गवर्नमेंट अगर टैक्स रेट कम अप्लाई करे तो उसके कारण क्या होगा, सारी इंडस्ट्री वहां पे मूव करेगी क्योंकि टैक्स रेट कम है। और दूसरा जो टैक्स हेवन कंट्रीज के कारण जो हमारी इनकम जो है दूसरी कंट्री के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है, तो इस कारण जो है टैक्स हेवन कंट्रीज का, या फिर जो आप कह रहे हो कि जो इनकम ट्रांसफर की जाती है टू द अनदर, जिस तरह आपने फॉर एग्जांपल वोडाफोन केस था रिसेंटली, तो टैक्सेशन पॉलिसी जो है फेयर होनी चाहिए और एंटी करप्शन के अगेंस्ट। एंटी करप्शन इसी के अंदर आ जाएगा। तो हमने फेयर इकोनॉमी को स्टैब्लिश करना है। अब ये 4 पिलर्स जो है IPEF के आपको पता होने चाहिए, बट इंडिया ने जो है ट्रेड पिलर को नहीं ज्वाइन किया है, क्योंकि जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया RCEP को इंडिया ने नहीं ज्वाइन किया क्योंकि वहां पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो है डोमिनेंस है इन द डेयरी सेक्टर और इंडिया उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। उसी तरह इंडिया अगर ट्रेड के लिए ओपन अप कर देता है टू द अदर कंट्रीज तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो और इंक्रीज हो सकता है। तो ट्रेड के लिए हमने नहीं पिलर ज्वाइन किया है, लेकिन बाकी के 3 पिलर जो है इंडिया ने ज्वाइन किए हैं। अब इसके अंदर इंडो पैसिफिक इज द कीवर्ड, तो आपको क्लियर होना चाहिए ये इंडो पैसिफिक एरिया को कवर करता है। तो यूरोपियन कोई भी कंट्रीज के अंदर मेंबर नहीं है, और क्योंकि ये चाइना की डोमिनेंस को कम करने के लिए था तो चाइना भी इसका मेंबर नहीं है। वैसे तो आपको इस तरह मेंबर्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मेजर चीजें होती हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए, जैसे IPEF चाइना मेंबर नहीं हो सकता, ये आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि करंट अफेयर्स के अंदर ये रहता है। और साथ साथ ये जो है किस टाइम पे आया, जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी, तो रशिया भी इसका मेंबर नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज में से कोई मेंबर नहीं है। जो मेजर रीजन कौन सा है इसके अंदर, जो एशियन कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर्स हैं, जापान और साउथ कोरिया है। और इंडिया ने, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि 4 पिलर में से 3 पिलर्स को ज्वाइन किया है। तो IPEF के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इनफैक्ट IPEF और या फिर कोई भी इंडो पैसिफिक जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आजकल जो चल रहे हैं, तो आपको इस वजह से ये रीजन की मैपिंग में इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको ये देख लेनी है। नेक्स्ट GCC। अब हम मूव कर रहे हैं वेस्ट एशियन कंट्रीज के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ। GCC इनफैक्ट 2016 के अंदर पूछा गया था। इसके अंदर जो आपको क्लियर होना चाहिए, गल्फ कॉपरेशन जो है काउंसिल, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, इसके अंदर जो सऊदी अरेबिया जो है मेजर कंट्री है, इसकी वजह से ईरान और इराक इसका मेंबर नहीं हो सकता। आपको अगर ये इतनी भी नॉलेज होती तो वो क्वेश्चन एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाता। इसको लर्न करने के लिए आपको ये मैप को देखना इंपॉर्टेंट है, उसी से आपको सीक्वेंस लर्न हो जाएगा। येमेन इसका मेंबर नहीं है। इसके बाद ओमान, फिर UAE आ जाता है, कतर, बहरीन, कुवैत। तो ये है जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। GCC न्यूज के अंदर रहता है और इनफैक्ट प्रीवियस ईयर में पूछ रखा है, तो ये दोबारा रिपीट हो सकता है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट है OPEC।
दिस इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। रिसेंटली जो है अंगोला इससे विड्रॉ हुआ है, इनफैक्ट कतर भी इससे रिमूव हुआ था। तो इस वजह से ये न्यूज के अंदर रहा है पास्ट 2-3 इयर्स में। तो आपको पता होना चाहिए, इनफैक्ट आफ्टर जब कोविड-19 जो आई थिंक 2020 के अंदर पूछा गया था, जो ऑयल के बारे में क्वेश्चन आया था, क्योंकि उस टाइम पे ये डिबेट चल रही थी कि ऑयल प्राइसेस जो हैं नेगेटिव क्यों जा रहे हैं, किस वजह से, क्योंकि डिमांड नहीं थी लॉकडाउन की वजह से। और इनफैक्ट जो रिसेंटली इन द रिसेंट ईयर्स के अंदर जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो क्यों इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान या फिर जो वेस्ट एशियन इंस्टेबिलिटी थी उस वजह से ऑयल की सप्लाई जो है वो कम हो गई थी, इस वजह से ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हुए। तो इन सब कारणों के कारण जो ओपेक है वो न्यूज के अंदर रहा है। अब ओपेक के अंदर आपको जो क्लियर होना चाहिए कि ओपेक प्लस के अंदर रशिया तो है, लेकिन ओपेक के अंदर रशिया पार्ट नहीं है। तो ये पूछा जा सकता है, ऑल्दो रशिया जो है मेजर कंट्रीब्यूटर है इन द ऑयल, बट इसका पार्ट नहीं है। इसके अंदर ईरान इराक दोनों है, और सऊदी अरेबिया भी है, इसका पार्ट है। वेनेजुएला जो है वो इसका पार्ट है, जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अब जो है अंगोला रिमूव हुआ है, तो ये पूछा जा सकता है कि अंगोला इज अ पार्ट ऑफ ओपेक। अब ऑल्दो इस सारे मेंबर्स जो आपको पता होने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल जो रिसेंटली की जो न्यूज के अंदर थे वो आपको पता होने चाहिए। कतर इसका पार्ट नहीं है, इंडोनेशिया भी इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि ये मेंबर्स पहले थे अब नहीं है। तो ये पूछा जा सकता है, तो कतर नहीं है, इंडोनेशिया और अंगोला। और ओपेक के बारे में जो बहुत ही डिफरेंट चीज है वो ये है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया के अंदर है, वीना शहर के अंदर ऑस्ट्रिया के, लेकिन ऑस्ट्रिया इसका मेंबर नहीं है। तो हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के अंदर है, लेकिन ऑस्ट्रिया इज नॉट अ मेंबर। और ये किस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है सेटअप हुआ था 1961 के अंदर, बगदाद। तो ओपेक के बारे में ये कुछ फैक्ट्स जो है आपको क्लियर होने चाहिए। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ऑयल जो है इन्फ्लेशन का रीजन रहा है और ये न्यूज के अंदर थ्रू आउट रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, ईरान भी है, इराक भी है, सऊदी अरेबिया भी है, लेकिन कतर, अंगोला और इंडोनेशिया नहीं है। इसका हेडक्वार्टर जो है ऑस्ट्रिया के अंदर है, बट इट्स नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक। नेक्स्ट, नाटो। नाटो जो है किस वजह से न्यूज के अंदर रहा, जब रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान ये न्यूज के अंदर आ रहा था कि फिनलैंड और जो स्वीडन है दे आल्सो वांट टू ज्वाइन नाटो। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि जो रशिया है उसने यूक्रेन को इसीलिए इन्वेट किया था कि बिकॉज यूक्रेन वाज कंसिडर्ड टू बिकम मेंबर ऑफ नाटो। तो यूक्रेन जो है नाटो का मेंबर बनने के लिए कंसीडर कर रहा था, तो इसलिए रशिया ने उस पर अटैक किया। और फिनलैंड और स्वीडन भी बनना चाहते थे, बट दे हैव ऑलरेडी ज्वाइंड इट। तो नाटो के मेंबर्स, ऑल्दो आपको ऐसे पता होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो आपको पता होना चाहिए। और नाटो को जो है ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। ये इस ट्रीटी को वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो रशिया यूएसएसआर का बेसिकली जो इम्पैक्ट है ऑन द ईस्टर्न यूरोप एरिया, और यूरोपियन जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक मिलिट्री जो स्पोर्ट है बाय द यूएसए और मे बी नॉर्थ अटलांटिक नेशंस, इसलिए ये बनाई गई थी। और इसका फुल फॉर्म भी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। वॉशिंगटन वॉशिंगटन ट्रीटी इसको कहा जाता है, और इसका हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स के अंदर है। ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। फिनलैंड और स्वीडन ने इसको रिसेंटली ज्वाइन किया है। ये तो क्लियर ही होगा कि इसके अंदर जो मेजर नेशंस है वो यूरोपियन यूनियन के जो नेशंस है वो इसके अंदर आते हैं। और रशिया ऑब्वियसली इट्स नॉट अ पार्ट, बिकॉज इट्स बेसिकली वाज क्रिएटेड टू काउंटर यूएसएसआर। तो नाटो प्लस जो है ये न्यूज के अंदर था, क्योंकि ये न्यूज के अंदर रहा है कि जो यूएस है वो चाहता है कि इंडिया जो है नाटो प्लस का मेंबर बन जाए। अब नाटो प्लस पूछा जा सकता है कि क्या है। और नाटो +5 के अंदर अगर हम देखते हैं 5 नेशंस हैं जो नाटो अलाई नेशंस कह देते हैं हम। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया और इसराइल, ये 5 के नाम पता हो। नाटो प्लस क्या है? इंडिया इज नॉट अ मेंबर। इट वाज इन न्यूज कि इंडिया को यूएसए ऑफर कर रहा है कि नाटो +5 के अंदर जो नाटो प्लस है उसके अंदर ऐड हो जाए। नाटो के अंदर फिनलैंड और स्वीडन न्यू ऐड हुए हैं। वॉशिंगटन ट्रीटी कहा जाता है, हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। क्योंकि नाटो इंपॉर्टेंट था और रशिया यूक्रेन वॉर के कारण सीएसटीओ भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट्स अ कलेक्टिव
सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ये इसलिए भी न्यूज के अंदर था क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान सीएसटीओ का जो है, रशिया इसके अंदर जो है एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये भी इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। और आर्मेनिया ने जो है रिसेंटली इससे विड्रॉ किया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, ये करंट अफेयर्स का हो गया। और सीएसटीओ के अंदर अगर हम देखते हैं ये कौन सी ट्रीटी से हुआ, इट्स ताशकेंत ट्रीटी बोला जाता है इसको। और इसके जो मेंबर्स आपको लर्न होने चाहिए, रशिया इसका मेंबर है, और साथ साथ इसके अंदर सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर्स हैं। उसमें आपको लर्न करने के लिए वही सेम के स्क्वायर, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान इसके मेंबर्स हैं, और साथ साथ इसके अंदर जो है ताजिकिस्तान इसका मेंबर है। ये मेंबर्स जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के हो जाते हैं। और इसके दो मेंबर्स जो है वो है बेलारूस और आर्मेनिया। लेकिन रिसेंटली आर्मेनिया ने विड्रॉ कर लिया है, तो इसके यही मेंबर्स हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तीन सेंट्रल एशियन कंट्रीज, रशिया और बेलारूस। अब इसके अंदर आपको जो पता होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम इसका डिफेंस मैकेनिज्म जो है कजाकिस्तान के लिए ओपन हुआ, क्योंकि वहां पे जो है एक फ्यूल क्राइसिस क्रिएट हुआ था। तो ये सीएसटीओ को पता होना चाहिए। इसके साथ साथ नाटो और सीएसटीओ के साथ साथ एक जो और ऑर्गेनाइजेशन न्यूज के अंदर थी वो है बुचारेस्ट 9। जो बुचारेस्ट 9 है ये आपको बस इसके अंदर जो बुचारेस्ट 9 के अंदर कुछ जो कंट्रीज हैं वो सारी की सारी नाटो की भी मेंबर्स हैं, और साथ साथ जो है इसके अंदर यूरोपियन यूनियन, बेसिकली इट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज ओनली। और ये नाटो की भी मेंबर्स हैं और साथ साथ यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर्स हैं। तो बुचारेस्ट 9 पूछा जा सकता है कि रिसेंटली सीन इन द न्यूज। नाटो के बारे में पता होना चाहिए आपको, सीएसटीओ के बारे में पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम मूव करते हैं टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो हमने कहा था कि यूएन के स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं उनको देखेंगे। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 मेंबर्स आते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर जो 5 मेंबर्स हैं उसमें है आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी। ये तीन तो जो है ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, लेकिन जो दो बचती हैं मीगा और आईसीएसआईडी, these both are not part of the specialized agency of UN। तो एक तो ये पूछा जा सकता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है। 5 चीजें हैं, उसमें से 3 ही जो है स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की। वर्ल्ड बैंक के अंदर ये 5 होते हुए अब इसके अंदर आप थोड़ा सा देख लीजिए कि आईबीआरडी जो है लोन और क्रेडिट प्रोवाइड करता है। आईडीए जो है ऑब्वियसली इट्स फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंट, तो बेसिकली लो इनकम कंट्रीज को ये लोन प्रोवाइड करता है। आईएफसी जो है ये एसेट मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट एडवाइस करता है। और इनफैक्ट रिसेंटली जो आईएफसी का है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, ये न्यूज के अंदर था। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी किस लिए आया था, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान जब जो यूक्रेन वाला रीजन है उसको ब्रेड बास्केट बोला जाता है। अब जो इस वजह से वीट की जो स्कार्सिटी क्रिएट हुई वर्ल्ड के अंदर, इसलिए ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, इनफैक्ट जो ये ब्लॉकेजेस हो गए थे सी रूट्स की जिससे ट्रेड होता है, इस वजह से स्कार्सिटी क्रिएट हुई और इन्फ्लेशन भी हुआ, जो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो गए, तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को सेटअप किया गया और इसको ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव भी कहा गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व था ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव की वजह से, और ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव की वजह से ब्लैक सी रीजन की मैपिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो आपको देख लेनी है। अब आईएफसी का ग्लोबल फूड सिक्योरिटी क्लियर हो, आईएफसी, आईबीआरडी और आईडीए, ये दीज बोथ आर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। मीगा और एसआईडी जो है ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब इसमें से जो थोड़े से और फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कंट्री जो कि एलिजिबल नहीं है आईबीआरडी का मेंबर बनने के लिए, इफ इट्स नॉट अ मेंबर ऑफ आईएमएफ, तो अगर आप आईएमएफ का मेंबर नहीं है तो आईबीआरडी का मेंबरशिप आप नहीं ले सकते। इस तरह के कुछ जो डिफरेंट से फैक्ट्स होते हैं, वो कई बार स्टेटमेंट आ जाती है तो आपको लग सकता है कि ये गलत रॉन्ग स्टेटमेंट है, बट दिस इज राइट स्टेटमेंट। और ये मैंने मेंशन कर दिया है कि स्पेशल एजेंसीज कौन सी है। और इंडिया जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में से चारों का मेंबर है, लेकिन आईसीएसआईडी का मेंबर नहीं है। तो आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में ये सब फैक्ट्स जो है आपको क्लियर होने चाहिए। अब वर्ल्ड बैंक की जो कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, प्रीवियस ईयर के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पूछ चुके हैं, ये बाकी की रिपोर्ट्स भी आ सकती हैं, आप एक बार इस पे नजर मार लीजिए। अब जो है एक फैक्ट होता है कि इंडिया को ब्लेंड कंट्री कहा जाता है। अब क्या होता है कि वेदर इट्स अ डेवलप्ड नेशन, डेवलपिंग नेशन,
किस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा? इंडिया को डेवलप जो ब्लेंड कंट्री है वो क्यों कहा जाता है? पर कैपिटा इनकम को देखते हुए। तो ये लोअर मिडिल इनकम में भी नहीं आती और मिडिल इनकम, इससे ट्रांजिशन हो रहा है इसका, इसलिए इसको कहा जा रहा है ब्लेंड कंट्री। अब ये फैक्ट जो है आपको क्लियर होना चाहिए कि जो वर्ल्ड बैंक है वो डेजिग्नेट करता है वेदर यू आर अ लो मिडिल इनकम कंट्री और हाई इनकम कंट्री, बट जो WTO है, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो कंट्री को सेल्फ डेजिग्नेशन के लिए अलाउ करता है। सेल्फ डेजिग्नेट कर सकते हो आपको वेदर यू आर डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन। अब सेल्फ डेजिग्नेशन कहा गया है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि डेवलपिंग नेशंस को ज्यादा जो है प्रिविलेजेस मिलेंगे। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है अपने आप को डेवलपिंग नेशन जो है डेजिग्नेट करती है, और इंडिया ने भी डेवलपिंग नेशन ही कहा गया है। और एंड इनफैक्ट डेवलपिंग नेशन हमें डिक्लेयर करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें अपना फार्मर सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, इसलिए हमने अपने आप को डेवलपिंग नेशंस डेजिग्नेट किया हुआ है। यूएसए का क्लेम है कि इंडिया शुड डेजिग्नेट इटसेल्फ एज अ डेवलप्ड नेशन। अब अभी तक इंडिया ने नहीं किया, और इनफैक्ट हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें सब्सिडीज प्रोवाइड करनी पड़ती है, बिकॉज वी आर अ वेलफेयर नेशन और ब्लेंड कंट्री है हम एज पर द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है। अब ये आपको पता होना चाहिए, ये इसके अंदर मॉनेटरी जो आपको अगर पता होगा इकोनॉमिक्स का टर्म, एक फिस्कल पॉलिसी होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के रिलेटेड ये आ जाता है IMF। तो वर्ल्ड बैंक जो है ये होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर फोकस करता है, ये बिग लोन जो प्रोवाइड करता है। IMF जो है ये बेसिकली जो शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी होती है इस पे, इसके ऊपर फोकस करता है। अब जो स्टेबिलिटी है उसके लिए क्या चाहिए होता है, जैसे मान लो कि एक इंटरिम रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर BOP क्राइसिस क्रिएट हुआ था 1991 के बाद, तब IMF से हमने लोन लिया, ऑल्दो उसने कुछ कंडीशंस लगाए। अब कुछ जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, क्योंकि 2021 के अंदर ये पूछा गया था, 2021 और 2022 इधर ईयर के अंदर ये पूछा गया था रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। तो बाकी के इंस्ट्रूमेंट भी पूछे जा सकते हैं। श्रीलंकन डेट क्राइसिस की वजह से ये न्यूज के अंदर रहे हैं। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, स्टैंड बाय अरेंजमेंट, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, इसके कुछ मैंने जो बेसिक फीचर्स है वो मेंशन कर दिए हैं, बट आई डोंट थिंक दिस आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट एटलीस्ट सी द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ IMF बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो IMF जो है एक स्पेशलाइज एजेंसी है, और इनफैक्ट हम देख चुके हैं अगर इफ यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ द IMF देन यू कांट बिकम द मेंबर ऑफ IBRD। अब IMF के अंदर जो है स्पेशल ड्राइंग राइट्स मिलते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑब्वियसली एक जो कंट्री है उसके कुछ कुछ जो क्राइटेरिया को देखा जाता है, जैसे GDP देखा जाता है, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी देखा जाता है, उसकी ओपननेस देखी जाती है। इस सबको देखते हुए उसको एक स्पेशल ड्राइंग राइट्स मिलते हैं, और ऑब्वियसली उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। इसी SDR कोटा के अकॉर्डिंग जो है हर कंट्री कंट्रीब्यूट करती है इन द IMF, और इनको एक स्पेशल ड्राइंग राइट्स मिल जाते हैं, मतलब इन द इमरजेंसी दे कैन ड्रॉ दिस अमाउंट ऑफ मनी। और SDR जो है किसी भी कंट्री का फोरेक्स का पार्ट बनता है। अब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना है फोरेक्स क्या होता है, होपफुली आपने कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन किया होगा। अब फोरेक्स के अंदर जो है क्या कुछ आ जाता है, गोल्ड आता है किसी भी कंट्री का, गोल्ड के साथ साथ जो फोरेक्स रिजर्व्स हैं, कौन से फॉरेन करेंसी, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स इज ऑल्सो अ फॉरेक्स फॉर द कंट्री, और एक होता है ट्रांचे रिजर्व। ये भी अगर मान लो कि SDR कोटा सपोज जस्ट एक लेम फिगर है 1 लाख है, लेकिन आप 1,20,000 डिपॉजिट कर दो, तो वो 20,000 जो एक रिजर्व बन गया, मतलब आपने एक कोटा से ऊपर कंट्रीब्यूट किया है, तो एक ट्रांच रिजर्व है। ये भी IMF की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि फॉरेक्स जो रिजर्व्स है वो क्या होते हैं, तो ये चारों चीजें पता होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए SDR कोटा किसके साथ रिलेटेड है IMF के अंदर। अब SDR निकालते वक्त कौन सी फॉरेन करेंसी को वेटेज देके हम निकालते हैं SDR कोटा को, ये 5 जो करेंसीज हैं वो इसको कंसीडर किया जाता है। और RMB जो चाइनीज करेंसी है ये बेसिकली रिसेंटली 2016 के अंदर ही ऐड हुई है। तो सबसे ज्यादा वेट जो है US डॉलर है, देन यूरो, फिर चाइनीज RMB, जापानीज जेन और ब्रिटिश पाउंड। ये 5 करेंसीज आपको पता होनी चाहिए। अब जो SDR है इट्स नॉट अ करेंसी नॉर अ क्लेम, इट्स अ आर्टिफिशियल करेंसी, international reserve assets created by IMF to supplement the official reserves of the member countries। supplement क्यों कर रहा है, because this is a forex reserve।
तो एसडीआर के बारे में पता हो, ऑल्दो मैंने आपको बता दिया है एसडीआर कोटा कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करता है। फॉर एग्जांपल जीडीपी, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी को देखता है, ओपननेस को देखता है, ये कंसीडर करके एसडीआर कोटा निकाला जाता है, उसी के बेसिस पे कंट्रीब्यूट करते हैं। और इनफैक्ट ये एसडीआर कोटा जो है इसको रिव्यू किया जाता है हर 5 सालों के बाद। लेकिन इसका जो चेंज है वो अप्रूव किया जाना चाहिए बाय द 85% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। और कंट्री का ओन कोटा जो है उसके कंसेंट के बिना नहीं चेंज कर सकते, बिकॉज यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी क्रिएट हो सकता है, और जो एनिमी की सिचुएशन होती है उसमें दूसरे कंट्री के लिए अनफेवरेबल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है जो इनको रिव्यू करते हैं, इनको कौन बेसिकली रिकमेंड करते हैं, कौन एडवाइस करता है? इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंसिंग कमेटी। प्रीवियस ईयर 2016 और 15 के अंदर ये जो है ऑर्गेनाइजेशन पूछी गई थी, इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंसिंग कमेटी। तो पूछा जा सकता है कि इट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईएमएफ। और ये स्टेटमेंट दी गई थी कि जो वर्ल्ड बैंक या पार्टिसिपेट करता है एज ऑब्जर्वर। अब एक फैक्ट है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बिगर ऑर्गेनाइजेशन इट कैन बी ऑब्जर्वर स्टेटस। अब ये जो है फैक्ट जनरली आपको करेक्ट ले लेना है, क्योंकि ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हो सकता है। अगर मेंबर कहा जाए तो वो आपको सोचना पड़ेगा कि है या नहीं, लेकिन ऑब्जर्वर स्टेटस जनरली होता है। और डेवलपमेंट कमिटी जो है ये भी एडवाइस करती है, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर में से ही आती है, जो कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के। तो ये डेवलपमेंट कमिटी, इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंसिंग कमिटी, ये पता हो आईएमएफ के अंदर है। और मैंने यहाँ पे आईएमएफ के भी कुछ रिपोर्ट्स को मेंशन किया है, ये भी आप एक बार नजर मार लीजिए। जो हमने वर्ल्ड बैंक की भी कुछ रिपोर्ट्स लिखी है वो आप देख लीजिए। अब इसके बाद जो न्यूज के अंदर श्रीलंकन जो डेट क्राइसिस की वजह से, मुझे लगता है ये पूछा जा सकता है कि डेट सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क किसका है। तो ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का है। ये HIPC इनिशिएटिव है। HIPC इनिशिएटिव का मतलब है हैविली इंडेटेड पुअर कंट्रीज, इनके लिए इन्होंने डेट सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क लेके आया है। अब इसके अंदर जो है एक क्वार्टरली एक्सटर्नल डेट स्टैटिस्टिक्स भी क्रिएट किया जाता है। बेसिकली ये किस चीज के लिए है? ताकि हम ग्लोबल स्टेबिलिटी क्रिएट कर पाए, क्योंकि अगर एक कंट्री के अंदर अनस्टेबिलिटी आती है तो वो ओवरऑल जो वर्ल्ड को ही इम्पैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका के अंदर अनस्टेबिलिटी आई, टी के प्राइसेस बढ़े क्योंकि वहां से एक्सपोर्ट किया जाता है, मतलब वहां पे जो दूसरी कंट्रीज है वहां से इम्पोर्ट करती है टी को। मोर ओवर वो जो श्रीलंका के अंदर अगर सपोज करो कि टेररिज्म इंक्रीज होगा उसकी वजह से, तो दूसरी कंट्रीज के अंदर अनस्टेबिलिटी आएगी। तो इस तरह से जो है होलिस्टिक स्टेप लेने के लिए हम एक सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क बनाए हैं। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको अलग से पता होना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ मेंबर कंट्रीज को ही लैंड करती है आईएमएफ, और ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड नहीं करती। ये किसका में हो जाएगा टास्क? वर्ल्ड बैंक। तो अगर क्वेश्चन आता है कि दिस एंड दिस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इज लाइक जो वो है फंडेड बाय आईएमएफ, तो वो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। इट कैन बी फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक बट इट कांट बी फंडेड बाय आईएमएफ। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के कुछ रिपोर्ट्स जो है आपने मेंशन किए हैं, मैंने वो आप देख लीजिए। डेट सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क को देख लीजिए। अब मूव करते हैं कि पेरिस क्लब और कॉमन फ्रेमवर्क। ये मैंने जब G20 डिस्कस किया था तो वहां पे मेंशन किया था करते समय। पेरिस क्लब जो है ये न्यूज के अंदर था क्योंकि कॉमन फ्रेमवर्क G20 और पेरिस क्लब मिलके श्रीलंका को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। अब पेरिस क्लब क्या है? ये इनफॉर्मल ग्रुप है किसका? क्रेडिटर्स का। अब क्रेडिटर और डेटर ये इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं, आई होप आपको क्लियर होंगे। क्रेडिटर जो लोन देता है उसका एक इनफॉर्मल ग्रुप है। इसके अंदर जो है रशिया भी है और यूएसए भी है, लेकिन चाइना और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। और ये जो है एक उस पर जो है पेरिस क्लब वर्क करता है कि ताकि हम जो डेट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस कर पाए। तो श्रीलंका को सपोर्ट करने की बात ये न्यूज के अंदर था पेरिस क्लब। अब पेरिस क्लब के बारे में इनफैक्ट क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया कॉमन फ्रेमवर्क, तो पेरिस क्लब को मेंशन कर दिया गया है ऑलरेडी। तो अभी इस पे जो फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन भी क्रिएट किया जा सकता है। और इसके अंदर एक एवियन अप्रोच है, ये नॉन HIPC के लिए है। मतलब जो हैवीली इंडेटेड पुअर कंट्रीज नहीं है उनके लिए एवियन अप्रोच है। तो मे भी पूछ ले कि एवियन अप्रोच इज रिलेटेड टू व्हाट? डेट सस्टेनेबिलिटी के रिलेटेड है पेरिस क्लब। इनफॉर्मल ग्रुप है क्रेडिटर्स का, रशिया यूएसए इसका मेंबर है, लेकिन चाइना और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। कॉमन फ्रेमवर्क पेरिस क्लब, ये आपको क्लियर हो। अब हम करते हैं मूव जो अदर बैंक्स हैं। एक है एशियन डेवलपमेंट बैंक,
AIIB एंड NDB। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस के अंदर। इसके अंदर जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स है वो है जापान और यूएसए। इनका 15.6 के अराउंड जो है शेयर रहता है, मतलब टोटल इनका शेयर हो जाता है 31 के अराउंड। और चाइना इज द थर्ड वन, देन इज द इंडिया। तो इसका ये सीक्वेंस आपको पता हो, एडीबी के अंदर इंडिया भी है, चाइना भी है, जापान और यूएसए का हाईएस्ट है, और इसकी स्ट्रेटेजी 2030 भी आई थी। अब एडी के बी के बाद आता है AIIB। ये एपेक के अंदर आता है। इंडिया ऑल्दो इट्स नॉट अ मेंबर ऑफ एपेक बट इट्स अ पार्ट ऑफ AIIB। अब AIIB के अंदर जो है लार्जेस्ट शेयर होल्डर जो है वो चाइना है, देन इज द इंडिया, ये पता हो, लेकिन यूएस और जापान इसके मेंबर नहीं है। अब AIIB के ऊपर जो है फुल फ्लेज 2019 के अंदर क्वेश्चन आया था। अब उसमें पूछा गया था कि जो ऑल मेंबर्स जो हैं सिर्फ एशिया के हैं, और वहां पे नंबर दिया गया था 80 मेंबर्स हैं इसके, और फिर सारे जो है एशिया के हैं। पहली बात तो एशिया के अंदर इतनी कंट्रीज नहीं है, तो वहां से सोचा जा सकता है। और कोई भी इतना बड़ा बैंक जो है सिर्फ एशियन मेंबर्स नहीं होंगे, बाहर के भी मेंबर्स होंगे, ये आपको थोड़ा सा पता हो। अब यूएस और जापान इसके मेंबर नहीं है, लेकिन लार्जेस्ट शेयर होल्डर चाइना है, सेकंड पे इंडिया है, देन इज द रशिया। और ये अलाउ करता है नॉन सोवरेन एंटिटीज को भी एज अ मेंबर, और इसके अंदर भी ऑब्जर्वर स्टेटस है। मैंने पहले ही कहा है ऑब्जर्वर स्टेटस दिया हो सकता है, आप इस तरह के स्टेटमेंट को आप करेक्ट मान सकते हो। तो हमने किया एडीबी, जिसका के जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस के अंदर है, लेकिन जो AIIB है इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना के अंदर है, और इनफैक्ट चाइना जो है लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इसके अंदर। अब आ जाता है NDB। हमने उसको डिस्कस किया है। जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स के अंदर अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि ब्रिक्स के अंदर न्यू 5 मेंबर्स ऐड हुए हैं। प्लीज आप मेंशन करिए कमेंट सेक्शन के अंदर। जब आप बार बार रिवाइज करेंगे किसी भी फैक्ट्स को, तभी आप वहां पे रिकॉल कर पाएंगे। और इसी की फोर्टिलिजा डिक्लेरेशन के अंदर जो है NDB जो है क्रिएट किया गया था, और मैंने आपको बताया था कि जो NDB है वो क्रिएट किया गया है एज अल्टरनेटिव ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो फोर्टिलिजा डिक्लेरेशन के अंदर 2014 में इसको क्रिएट किया गया। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई के अंदर। AIIB का कहाँ पे है? बीजिंग के अंदर, लेकिन NDB का कहाँ है? शंघाई के अंदर। और मेंबरशिप जो है जो UN के मेंबर्स हैं उनको ओपन है, और इनफैक्ट हमने डिस्कस किया था इसके अंदर BEU2 न्यू मेंबर्स ऐड हुए हैं, बांग्लादेश, इजिप्ट, UAE और उरुग्वे। और जो 5 मेंबर्स हैं वो आपको पता हो। NDB जो है इसका ऑल्टरनेटिव है वर्ल्ड बैंक। और ब्रिक्स के अंदर एक कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट भी है। वो किसका ऑल्टरनेटिव है? वो ऑल्टरनेटिव है IMF का। NDB ऑल्टरनेटिव है वर्ल्ड बैंक का। तो हमने AIIB, ADB और NDB ये तीनों के जो डिफरेंस है उसको डिस्कस किया। उससे पहले हमने IMF और वर्ल्ड बैंक किया। प्लीज उसको अच्छी से आप रिवाइज कर लीजिए। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है हमेशा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और इनपे बहुत बार क्वेश्चंस बने हैं। अब नेक्स्ट जो है लास्ट ऑर्गेनाइजेशन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसी जो हमने वीडियो के अंदर पहले ही डिस्कस किया था कि इट्स नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN, क्योंकि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। अब ये जो है WTO, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इससे पहले GATT था। 1995 के अंदर WTO जो है सेटअप किया गया। अब जो GATT है वो किसके लिए था? सिर्फ गुड्स से डील करता था। बाद में जो WTO है ये बहुत सर्विसेज से भी डील करता है। और जो GATT है उसके बाद 1985 के दौरान जो उरुग्वे राउंड क्रिएट हुआ था, उसके अंदर डिस्कशन थी कि हमें सर्विसेज को भी इंक्लूड करना चाहिए। तो फाइनली 1995 के अंदर जो है हमने जो WTO को क्रिएट किया गया। अब WTO के अंदर जो है मेजर एग्रीमेंट्स जो है इसमें मैंने मेंशन किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर आपको जो पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में पूछा भी है, इसके 3 बॉक्सेस होते हैं, आमेर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स। जो ग्रीन बॉक्स है उसके अंदर आ जाता है कि जैसे आपने R&D को जो है प्रमोट कर रहे हो, इस तरह के जो भी लाइक कोई भी सब्सिडी हो सकती है या फिर कोई सपोर्ट हो सकती है टू द ऑर्गेनाइजेशंस, टू द फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस, जिससे आप प्रोडक्शन को जो है प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो। इस तरह के अंदर जो है ट्रेड डिस्टॉर्शनरी नहीं होता है ये। तो बेसिकली ग्रीन बॉक्स इसी वजह से, क्योंकि ये ट्रेड डिस्टॉर्शनरी नहीं है, तो ये अलाउड होती है। जिस तरह जैसे मैंने कहा R&D को करना, फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ब्लू बॉक्स जो होती है ये होती है लिमिट करने के लिए प्रोडक्शन को।
अब लिमिट करने के लिए प्रोडक्शन, सपोज नीदरलैंड वगैरह के अंदर आप कह सकते हो कि फॉर द इन्वायरमेंट देयर इज अ सब्सिडी, के कोई सब्सिडी प्रोवाइड की गई ताकि कम प्रोडक्शन की जा सके। तो ब्लू बॉक्स ये भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गया, तो इसलिए ये भी अलाउड होती है। अब आती है आम्बेर बॉक्स। आम्बेर बॉक्स जो होती है ये ट्रेड डिस्टोशनरी होती है। इसके अंदर आती है हमारी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्योंकि उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वजह से क्या होता है, ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं और इनफैक्ट उनको सपोर्ट मिल जाती है गवर्नमेंट की। एमएसपी इसी के अंदर आती है, आपके फर्टिलाइजर सब्सिडीज वगैरह भी इसी के अंदर आती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जो आपकी मेजर एग्रीकल्चरल सब्सिडीज हैं वो आमिर बॉक्स के अंदर आती हैं और ट्रेड डिस्टोशनरी है, बट दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द सपोर्ट ऑफ द फार्मर्स। तो आमिर बॉक्स ही जो है एक कंटेंशन का कारण बनता है ऑन द डब्ल्यूटीओ। अब आमिर बॉक्स के अंदर ऑब्वियसली आपको कुछ कुछ जो है एक प्रोविजन प्रोवाइड की गई है, आप कितनी जो है प्रोवाइड कर सकते हो। डेवलपिंग नेशंस को 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है वो अलाउड है। 5% इज फॉर द डेवलपिंग नेशंस। और इनफैक्ट अगर हम इस जो आमिर वोक्स की जो लिमिट है, इसको मिनिमस जो बोला जाता है, डी मिनिमस प्रोडक्शन, उससे एक्सीड करते हैं तो जो है ये डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है एट द डब्ल्यूटीओ। रिसेंटली जो है राइस के लिए इस प्रोडक्शन को, इसको हमने यूज किया, पीस क्लोज को। पीस क्लोज जो है ये आया था कि जो हमें 2013 में बाली पीस क्लोज मिला था, उसके अंदर ये था कि हम जो है सब्सिडीज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पीस क्लोज रिलेटेड टू व्हाट, तो आपको पता हो एओए के अंदर 3 जो बॉक्सेस है, आमिर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, इसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आता है ट्रिम्स। अब ट्रिम्स के अंदर अगर हम देखते हैं, ये जो है इन्वेस्टमेंट मेजर्स के साथ लिंक करता है, इन्वेस्टमेंट्स के साथ लिंक्ड है। अब अगर ये 2020 का क्वेश्चन था तो आपको पता होना चाहिए ट्रिम्स सिर्फ और सिर्फ गुड्स से डील करता है, सर्विसेज से नहीं डील करता है, क्योंकि जो गैट्स हैं वो सर्विसेज के लिए है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, लेकिन ट्रिम्स नहीं डील करता है। और ये जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से नहीं डील करता है। तो ट्रिम्स के रिगार्डिंग आपको पता हो, ट्रिम्स के अंदर मेनली हम क्या चाहते हैं कि एक जो नेशनल ट्रीटमेंट क्रिएट हो। नेशनल ट्रीटमेंट ही जो मेन प्रिंसिपल है डब्ल्यूटीओ का, मतलब अगर कोई बाहर के गुड्स हैं और एक डोमेस्टिक गुड है, उसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और ट्रिम्स के अंदर जो आपको पता होना चाहिए, इट्स लिंक टू ओनली गुड्स, नॉट फॉर द सर्विसेज। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ 2020। अब आता है ट्रिप्स। ट्रिप्स भी न्यूज के अंदर रहता है। नेक्स्ट ट्रिप्स के अंदर इट्स बेसिकली रिलेटिंग टू आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उसके रिगार्डिंग न्यूज के अंदर ये कोविड-19 वैक्सीन की जो आईपीआर इशू था उसके वेवियर के अराउंड था, जो ट्रिप्स का वेवियर मिल गया था कोविड-19 वैक्सीन को, ताकि ये सारे वर्ल्ड को, सारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन को अवेलेबल करवा सके हम। और आईपीआर रिलेटेड जो एक कंटेंशन का इशू रहता है, क्योंकि इंडिया के अंदर कंपल्सरी लाइसेंसिंग है। इट मीन्स अगर किसी कंपनी ने जो है एक पेटेंट जो है रजिस्टर करवा भी रखा है, लेकिन अगर कुछ पब्लिक हेल्थ के जो कंसर्न है उसको लेके हम एक कंपल्सरी लाइसेंस प्रोवाइड कर सकते हैं टू द अनदर कंपनी, जो कि कोई रॉयल्टी पे नहीं करेगी, बट उसी मेडिसिन को, जो पेटेंटेड वैक्सीन है, मेडिसिन है, उसको वो क्रिएट कर सकते हैं। तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग के थ्रू हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जेनरिक मेडिसिन है वो इसी वजह से ग्रो हुई है हमारी। अब कंपल्सरी लाइसेंसिंग जो है आपको पता होना चाहिए, इट्स अलाउड इन द ट्रिप्स। ये क्लैरिटी हो कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग हमारे इंडिया के अंदर पेटेंट के अंदर है। अब आईपीआर के जो टाइप्स हैं वो आपने कवर कर लिए होंगे कि कौन कौन से, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सब ट्रिप्स के अंदर जो है डील किए जाते हैं। अब मेन जो हम ट्रिप्स के अंदर करना क्या चाहते हैं कि कोई भी वही सेम नेशनल ट्रीटमेंट हो, कि अगर बाहर का भी आईपीआर रजिस्टर्ड है तो हम उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाए। अनदर थिंग जो ट्रिप्स के अंदर मेन चीज है कि हमने जो है कि उसको प्रमोट करना है। जो साइंस R&D है वो किसके थ्रू हो सकता है, अगर आईपीआर प्रोटेक्शन मिलेगी टू द अनदर कंट्रीज प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट टू द डब्ल्यूटीओ का कौन सा एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स। इसके अंदर जो है सब्सिडीज जो हैं उसके रिगार्डिंग जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो की जाती है, जैसे सीवीडी इन्वेस्टिगेशन, काउंटरवेलिंग
ड्यूटी अगर लगाते हैं उसके रिगार्डिंग कोई भी इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। ये इसलिए न्यूज के अंदर रहता है कि जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज के अंदर या कोई भी फॉरेन कंट्री के अंदर कोई भी प्रोडक्ट को रेदर देन ऑन द बेसिस ऑफ टैरिफ, वो किसके थ्रू जो है उसको लाइक हिंडर करते हैं ट्रेड, थ्रू द सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई टैरिफ तो नहीं लगाया, कोई कस्टम ड्यूटी, बट दे कैन रिजेक्ट द पार्सल ऑन द बेसिस ऑफ के उसने फाइटो सैनिटरी मेजर्स को फॉलो नहीं किया है। ये मोस्टली जो न्यूज के अंदर रहा था, जो राइस के पैकेज हैं उसको रिजेक्ट किया था अल्फांसो मैंगोस के रिगार्डिंं यूरोपियन यूनियन के अंदर। तो इस तरह का जो है आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं डब्ल्यूटीओ के अंदर और कौन कौन से इश्यूज उसके रिलेटेड जो है न्यूज के अंदर रहते हैं। आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि दिस इज लिंक टू, जिस तरह पूछा गया था आमिर बॉक्स ग्रीन बॉक्स इज रिलेटेड टू व्हाट, डब्ल्यूटीओ के अंदर है ट्रिम्स के ऊपर 2020 के अंदर जो स्पेसिफिक क्वेश्चन क्रिएट किया, जो पूछा था कि गुड्स के साथ रिलेटेड है या सर्विसेज के साथ रिलेटेड है, ये आपको पता हो। और डब्ल्यूटीओ जो है पहले सर्विसेज को इंक्लूड करता है, गैट के अंदर नहीं था, उरुगुआई से ये क्रिएट हुआ था। तो हमने डब्ल्यूटीओ के बारे में जो बेसिक फैक्ट्स है उसको कवर कर लिया है। तो इसके साथ हम एंड करते हैं इस लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो होगा प्लेसेस इन न्यूज के रिलेटेड। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।